हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एससी एजुकेटर्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था, आज हम लोग करने वाले ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो है हमारा आईडी का अगला चैप्टर। अब गाइज, आप लोगों को इस चैप्टर के नाम से कुछ पता चल गया होगा कि ये इंसान के कैपिटल के बारे में कुछ बात हो रही है। तो बिल्कुल सही लग रहा है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर की स्किल्स, उसकी क्वालिटीज, उसका एजुकेशन, ये सारी चीज़ों को डेवलप कैसे करेंगे, कहाँ कहाँ पे उसको काम करना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे, क्या क्या एडवांटेजेस होती है, ये सारी बात हम इस चैप्टर में करने वाले। तो चलो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि हमारे पास टोटल दो टाइप के कैपिटल होते हैं। एक होता है फिजिकल कैपिटल और एक होता है ह्यूमन कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल क्या होता है? फिजिकल कैपिटल का मतलब होता है जो भी मशीनरी है मेरे पास, जो भी प्लांट्स एंड मशीनरी हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, इन शॉर्ट जितने भी एसेट्स हैं मेरे पास, दिस आर नोन एज माय फिजिकल कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया? ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है कि एक इंसान की स्किल्स, उसकी एबिलिटीज, उसकी एक्सपर्टीज, उसका एजुकेशन, उसकी नॉलेज जो एक इंसान के अंदर होती है, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। अब जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं मेरे पास, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, ये जो रिसोर्सेज है उसको एकदम अच्छे से इफेक्टिवली यूज करने के लिए मुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे चाहिए होगा फिजिकल कैपिटल। सो फिजिकल कैपिटल इज नीडेड टू मेक यूज ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। अब जो फिजिकल कैपिटल का एक्यूमुलेशन है ना, वो एक कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा मायनेमंद होता है। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा फिजिकल कैपिटल होगा मेरी कंट्री में, उतना ज्यादा मैं प्रोडक्शन कर पाऊंगा, उतनी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन कर पाऊंगा, और जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा हमारी कंट्री का जीडीपी होगा। सो हायर प्रोडक्शन मीन्स हायर जीडीपी। तो जितना ज्यादा फिजिकल कैपिटल होगा उतना ही ज्यादा मैं जीडीपी ग्रो कर पाऊंगा। फिर आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल पे। अब ह्यूमन कैपिटल क्या है? ह्यूमन कैपिटल जो है ना, वो क्यों चाहिए मुझे? भैया मेरे पास फिजिकल रिसोर्सेज है, उसको अच्छे से यूज करने के लिए मैंने फिजिकल कैपिटल ला दिया। लेकिन फिजिकल कैपिटल को अच्छे से यूज करने के लिए मुझे एक इंसान तो चाहिए ना, कि जो उस टेक्नोलॉजी को, जो उस मशीनरी को अच्छे से समझ पाए, अच्छे से चला पाए। तो ह्यूमन कैपिटल इज नीडेड टू मेक इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल। देयर इज अ नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। अब ये जो ह्यूमन कैपिटल है, एक इंसान के अंदर उसकी स्किल्स, उसके ऊपर जो नॉलेज है, उसकी एक्सपर्टीज है, उसका जो एजुकेशन है, ये सारी चीजें कब आएगी? जब उसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो इन्वेस्टमेंट इन, देयर इज अ नीड इन इन्वेस्टमेंट in human capital to produce more human capital out of human resources. The economic concept defines people as a capital asset. अगर आप लोग नोटिस करोगे तो बैलेंस शीट में एसेट्स की साइड पे आपने फिजिकल कैपिटल देखा होगा, लेकिन कभी भी ह्यूमन कैपिटल नहीं देखा होगा। लेकिन सबसे ज्यादा कंपनी के लिए अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है एसेट में, तो वो होते हैं उसके ह्यूमन एसेट्स, ह्यूमन कैपिटल। सो द इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डिफाइंस पीपल एज अ कैपिटल एसेट which leads to a variety of economic benefits over their working life. ये हो जाता है आपका ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में क्या मीनिंग था। अब आ जाते हैं उसके डिफरेंस पे। तो गाइज, हमारे पास टोटल 5 पॉइंट है ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के डिफरेंस में। सबसे पहला पॉइंट, टेंजिबिलिटी। एक चीज बता दूं, अगर एग्जाम में कोई भी डिफरेंस आता है तो उस डिफरेंस को हमें बेसिस के बिना नहीं लिखना है। अगर आपने बेसिस नहीं लिखे होंगे, आपके मार्क्स वहां पे कट जाएंगे, आधा मार्क कट जाएगा, 100 मार्क्स से दूर हो जाओगे। और हमारा एम है 100 ऑन 100। तो बेसिस के बिना कोई भी डिफरेंस हमें नहीं लिखना है। दो इट भी इकोनॉमिक्स, या फिर मैं इंग्लिश की बात करूं, या फिर आगे जाके अकाउंट्स के थियरी की बात करूं, कुछ भी ले लो, किसी भी जगह पे बेसिस के बिना हमें एक भी डिफरेंस नहीं लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है टेंजिबिलिटी। अब टेंजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या मैं उस चीज को छू सकता हूं, क्या मैं उस चीज को फील कर सकता हूं। सो फिजिकल कैपिटल इज टेंजिबल बिकॉज इट कैन बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट। फिजिकल कैपिटल को मैं टच कर सकता हूं, लेकिन क्या ह्यूमन कैपिटल को मैं टच कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इट इज इनटेंजिबल इन नेचर। मैं सिर्फ और सिर्फ उस चीज को फील कर सकता हूं और उसको मैं बेच नहीं सकता हूं। मैं मेरे अंदर की जो स्किल्स है उसको बेच नहीं सकता हूं। सो इसीलिए ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल एंड कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। डेप्रिसिएशन, अब सीधी बात है, फिजिकल कैपिटल है, मशीनरी है, उसको आप जितना यूज करोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो
धीरे धीरे पुरानी होती जाएगी और उसकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी, सो इट गेट्स डेप्रिशिएटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जो ह्यूमन कैपिटल है, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय मेकिंग कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ। अब जो डेप्रिसिएशन ह्यूमन कैपिटल के अंदर होता है, टेक्निकली एक इंसान की एज बढ़ती जाती है तो वो उस तरीके से डेप्रिशिएट होगा, लेकिन उसके अंदर की जो स्किल्स है, उसके अंदर की जो एक्सपर्टीज है, वो कभी डेप्रिशिएट नहीं होगी, वो विद द पीरियड ऑफ टाइम हमेशा अप्रिशिएट होती जाएगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है कितना इजीली मूवेबल है वो, एक जगह से दूसरी जगह पे मैं कितना इजीली उसको शिफ्ट या ट्रांसफर कर सकता हूँ। सो सबसे ज़्यादा इजीली मोबाइल कौन सा होता है? फिजिकल कैपिटल। इट इज़ मोर मोबाइल बिटवीन कंट्रीज में, एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में फिजिकल कैपिटल को ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं मशीनरी खरीद सकता हूँ, बेच सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज लेस मोबाइल। क्यों? क्योंकि एक इंसान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना होगा तो उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, वहाँ पे जाके भी आप एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रह सकते हो, उसके बाद आपको वापस आना पड़ेगा, वीज़ा आपको लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है, वगैरह वगैरह। सो इट इज़ लेस मोबाइल बिटवीन टू कंट्रीज एज कंपेयर टू फिजिकल कैपिटल। उसके बाद आते हैं सेपरेशन फ्रॉम ओनर। क्या मैं फिजिकल कैपिटल को उसके ओनर से सेपरेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने ये यहाँ पे बेचा, उसने मेरे को पैसा दिया, ये सामान तेरा हो गया, इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। क्या मैं ह्यूमन कैपिटल को उसके ओनर से सेपरेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मैं मेरे अंदर से स्किल निकाल के आपको नहीं दे सकता, वो अभी भी मेरे पास ही रहेगी। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स owner. So human capital can not be separated from the owner and physical capital can be separated from the owner. उसके बाद अगर हम बात करें then it is outcome, कि physical capital का outcome क्या होता है और human capital का outcome क्या होता है। Physical capital is the outcome of conscious decision of the owner and it's mainly an technical process. Human capital, ये जो human capital formation है वो पार्टली एक सोशल प्रोसेस है और आधा एक खुद के डिसीजन का प्रोसेस है। सो इट इज़ पार्टली अ सोशल प्रोसेस एंड पार्टली अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ द प्रोसेसर ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ये हो जाते हैं हमारे 5 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, जो हमारे चैप्टर का नाम है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? So technically it is a process of acquiring and increasing the number of human resources या number of persons. It is a process of acquiring and increasing the number of persons. अब कैसे लोग चाहिए मुझे? जो काम के हो, मतलब जिनके पास अच्छी स्किल्स हो, एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, और जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज द प्रोसेस of acquiring and increasing the number of person who have the skills, education and expertise which are critical for the economic and political development of the country. Population of a country becomes human capital when we make investment in health, education, training, housing and sanitation. अब जो कंट्री की पॉपुलेशन है वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट कब होगी? जब हम उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और किस चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करना होता है? एक इंसान के हेल्थ पे, एक इंसान की एजुकेशन पे, उसकी ट्रेनिंग पे, उसके हाउसिंग पे, उसके सैनिटेशन पे, कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, सैनिटाइजेशन कैसा होना चाहिए, एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तभी वो पॉपुलेशन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। Hence a country does not become rich only because of large population. It becomes rich due to the एजुकेशन। बहुत ही बढ़िया लाइन कही है यहाँ पे कि एक कंट्री में जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी मतलब वो उतनी ही अमीर है, ऐसा नहीं होता। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोग काम के हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो कितनी रिच है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग काउंट करने जाए कि भाई जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा अमीर होगी, तो इंडिया कहीं पे भी पीछे नहीं हटेगी, सीधी बात है। सो अ कंट्री डज नॉट बिकम रिच ओनली बिकॉज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन, इट बिकम्स रिच ड्यू टू एजुकेशन, इंटेलिजेंस, पीपल्स कैपेसिटी टू वर्क एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज एसोसिएटेड with investment in men,
and his development as creative and productive resources. फिर हम बात करें सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की मैं ह्यूमन कैपिटल कैसे कैसे फॉर्म कर सकता हूं, उसके क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास टोटल 5 पॉइंट है और उसको याद रखने की है हेत मी, HETMI। H से है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, फिर E से एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, T से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, M से एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन एंड I से एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। एक इंसान की हेल्थ भी उसका ह्यूमन कैपिटल होता है। कैसे? अगर आपके पास स्किल्स है, आपके पास पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन आपकी तबीयत खराब रहती है, आपकी हेल्थ खराब रहती है, बार बार आए दिन बीमार पड़े जाते हो, तो क्या आप उस चीज़ का अच्छे से मज़े ले पाओगे? क्या आप अपनी ज़िंदगी के मज़े ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। यहाँ पे ज़िंदगी आपके मज़े ले जाएगी। तो एक इंसान की हेल्थ अच्छी होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हेल्थ एक्सपेंडिचर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज इट डायरेक्टली इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ हेल्दी ह्यूमन फोर्स या लेबर फोर्स। फिर आ जाते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। अब हेल्थ तो अच्छी हो गई, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, तो इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात करूं तो अगर समझ लो आपके पास आपकी हेल्थ अच्छी है, आपका एजुकेशन अच्छा है, लेकिन आपको कोई चीज़ या फिर कोई एक काम करना नहीं आता है, तो उसके लिए मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा। मैंने आपको ट्रेनिंग दी, मैंने आपको वो काम सिखा दिया और उसकी वजह से फिर आप उसी काम में आपकी स्किल्स बढ़ गई, आपकी एक्सपर्टीज बढ़ गई। सो ये हो जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन, कि जो लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करते हैं इन सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले लो, बेटर एजुकेशन पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, तो उसके ऊपर जो खर्चा किया जाता है दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, मुझे क्या चीज़ करनी है, जो भी मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसके ऊपर जो मैं खर्चा करूँगा, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स। कैसे? समझ लो कि आफ्टर 12th आपको क्या करना है, उसके लिए आपने एक कंसल्टेंट को हायर किया, आपने कंसल्ट किया कि भाई कौन सी कॉलेज अच्छी है मेरे लिए, कौन सा कोर्स अच्छा होगा। अब वो फ्री में तो काम करेगा नहीं, आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा। तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए उसको पे किया। तो एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, वो जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि वो आपको बताएगा आपके लिए सही लाइन कौन सी है, तो ही जाके आप अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, अच्छी कॉलेज सिलेक्ट कर पाओगे और आपकी अच्छी जॉब लगेगी। तो ये जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपने खर्चा किया है दैट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसको थोड़ा डिटेल में करें सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, प्रॉपर यूटिलिटी ऑफ मैन पावर डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। द लेबर स्किल possessed by an educated person are more than that of an uneducated person। सीधी सी बात है कि एक एजुकेटेड पर्सन और एक अनएजुकेटेड पर्सन में से सबसे ज़्यादा स्किल किसके पास होगी? एक एजुकेटेड पर्सन के पास, which helps in generating more revenue। Individuals invest in education to increase their future income and raise the standard of living। लोग एजुकेशन में खर्चा क्यों करते हैं? ताकि वो लोग अपनी इनकम का सोर्स बढ़ा पाए या फिर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ा पाए या फिर अपनी इनकम बढ़ा पाए और साथ ही साथ अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज कर पाए। हिज अर्निंग ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन वुड बी मच हायर देन हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, क्योंकि आपने जितना खर्चा एजुकेशन पे किया है उससे कहीं ज़्यादा कमाई आपको वो आगे फ्यूचर में करके दे देगा। सो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज मस्ट फॉर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। फिर है एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। पुअर हेल्थ, अंडर नरिशमेंट, सिकनेस would lead to more of absenteeism and loss of productivity। Hence, the contribution of a healthy labor would contribute more to the GDP of the country। कि भाई अगर आपकी हेल्थ खराब रहती है तो उसकी वजह से आपकी एब्सेंटिज्म बढ़ जाएगी और आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, और उसके कंपेयर में जो बंदा जो लेबर फोर्स हेल्दी रहता है वो आपसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा इन द GDP ऑफ द
कंट्री, इन शॉर्ट प्रोडक्शन करने में. देयर हैज़ टू बी एन इन्वेस्टमेंट डन इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज लाइक हॉस्पिटल्स, adequate food, proper nourishment, provision of drinking waters and sanitation facilities, etc. to improve the productivity and quality of life of the people in the society. फिर मैं बात करूँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग की. ऑन द जॉब ट्रेनिंग बेसिकली होता क्या है कि आपको उसी फील्ड में ले जाके ट्रेन किया जाता है जिस फील्ड में या जिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में आपको काम करना होता है. इसका बेस्ट एग्जांपल दे तो अगर घर पे कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए आपने किसी को बुलाया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, एसी वाले को बुला लिया, प्लम्बर को बुला लिया, तो उनके साथ एक छोटू आता है. ठीक है, तो वो जो छोटू होता है ना, वो बेसिकली ऑन द जॉब ट्रेनिंग वाला होता है. वो देखेगा कि क्या कर रहे हैं, कैसे करना है, क्या क्या करना चाहिए. दिस इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग. बस ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थोड़ा अच्छी तरीके से करती है, होता है एक ही चीज़ है. सो ड्यू टू दिस रीजन मैनी फर्म्स प्रोवाइड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू देयर workers. Such training has advantage that it can be provided fast and without much cost. It increases the skill, efficiency of the worker and leads to increase in production and productivity. Expenditure regarding on-the-job training is a source of human capital formation, as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. इसके ऊपर जो आप खर्चा करोगे उसके सामने एक बार वो लेबर ट्रेन हो गया, फिर उसकी जो प्रोडक्टिविटी होगी उससे आपको उससे ज़्यादा फायदा हो जाएगा. अगला पॉइंट है आपका एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. अगर आप एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हो, ट्रांसफ़र होते हो, माइग्रेट होते हो, तो उसके सामने आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ते हैं. सबसे पहला खर्चा होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फिर आता है आपका कि वहाँ पे जाके किस टाइप का लिविंग है, तो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग. अगर मैं बात करूं कि मैंने सूरत से किसी को मुंबई भेज दिया, तो सूरत का कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ लो या लेस कंपेयर टू मुंबई का कॉस्ट ऑफ लिविंग. वहाँ पे आपका खर्चा ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे रेंट महंगा है, वहाँ का एरिया वैसा है. तो इन शॉर्ट आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पे ज़्यादा होगा. उसके अलावा एक होता है साइकिक कॉस्ट. क्या होता है? साइकिक कॉस्ट. अब साइकिक कॉस्ट होता है क्या है? आपने एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में गए हो, तो आपको वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करना पड़ेगा, वहाँ के लोग कैसे हैं, उसके लिए जो थोड़ा मोटा खर्चा लगता है, दैट इज़ नोन एज साइकिक कॉस्ट. द कॉस्ट ऑफ इंक्रीज्ड स्ट्रेस ऑफ लिविंग इन अ स्ट्रेंज सोशियो कल्चरल सेटअप इज नोन एज साइकिक कॉस्ट. तो ये जो खर्चे होते हैं जो आप माइग्रेशन के लिए करते हो, दिस इज नोन एज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. उसके बाद लास्ट है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. इसका एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं. पीपल वॉन्ट टू नो द लेवल ऑफ सैलरीज एसोसिएटेड विद द टाइप्स ऑफ जॉब्स. वॉट इज द पे पैकेज ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब, वेदर द इंस्टीट्यूट इज प्रोवाइडिंग राइट टाइप ऑफ स्किल्स एंड वॉट इज इट्स कॉस्ट. इट इन्वॉल्व्स द अमाउंट ऑफ स्पेंड on seeking information about educational institutions, their educational standards and cost of education. This information is necessary to make decisions regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of acquired human capital formation. ये हो जाते हैं आपके sources of human capital formation, HETMI. H से एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, E से एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, T से ऑन द जॉब ट्रेनिंग, M से एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन और I से एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. उसके बाद आ जाते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. अब इंडिया को इसके बेनिफिट्स या फिर इसके फ़ायदे कब रिकॉग्नाइज हुए, उनको कब समझ में आया कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. So India recognized the importance of human capital formation in its 7th 5-year plan. मार्क कर लेना, MCQs में आ सकता है. तो इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको याद रखने की है EP PIL MCQ. इसको याद रखने की क्या है? EP PIL MCQ. इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल, कि भाई ह्यूमन कैपिटल आपका अच्छा होगा तो आपके फिजिकल कैपिटल का इफेक्टिवली अच्छे से यूटिलाइजेशन हो पाएगा, वेस्टेज कम होगा और प्रोडक्शन ज़्यादा होगा. हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, यहाँ पे P से है
पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी। भैया ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? स्किल्स, एजुकेशन, नॉलेज अच्छा होना चाहिए। जब आपके पास किसी चीज़ की स्किल है, किसी चीज़ का नॉलेज है, एजुकेशन अच्छी है, तो आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट करने से पीछे नहीं हटोगे, आप हर जगह पे पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा और इक्वलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। अगले पीस है प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। सीधी सी बात है, स्किल अच्छी है, नॉलेज अच्छा है, एक्सपर्टीज़ है आपकी उसके बारे में, तो आपका प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि यू आर अ स्किल लेबर। सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेजेज द प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन as knowledgeable and skilled worker makes better use of the scarce resources. Investment in human capital helps in acquiring new skills and also knowledge relating to management of resources. Technology and production. Increase in production and quality. Production depends on technical skill of the people, which can be acquired only by the means of education, training and maintaining the health of the people. In short, एजुकेशन, ट्रेनिंग, हेल्थ, ये सारी चीज़ें ही है घुमा फिरा के पूरे चैप्टर में। फिर आ जाते हैं आई से इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। अब इन्वेंशन एक अलग चीज़ होती है, इनोवेशन एक अलग चीज़ होती है। इनोवेशन का मतलब होता है कि जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसी के अंदर मैं कुछ अपग्रेडेशन ला दूँ, दिस इज नोन एज इनोवेशन। और इन्वेंशन का मतलब होता है कि मैंने एकदम ही अलग ही कुछ नई चीज़ ढूंढ ली, दिस इज नोन एज इन्वेंशन एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट मतलब कि डे बाय डे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जाएगी, अपडेट होती रहेगी। तो इस चीज़ को एडॉप्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें उस टाइप की स्किल्स चाहिए, हमारे पास उस टाइप का एजुकेशन होना चाहिए कि हम जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है बार बार उसको एडॉप्ट कर सके। उसके बाद आई से इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एल से क्या है? इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन अच्छा है तो आप लोगों को पता है कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, मेरी बॉडी के लिए क्या अच्छा होगा, क्या अच्छा नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दिस ऑल थिंग्स आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इंक्रीज हो जाती है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। एक नॉलेजेबल इंसान, एक स्किल्ड इंसान, एक एजुकेटेड इंसान जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएगा किसी के पास, उसका एटीट्यूड एकदम अलग होगा और वो किसी के भी बीच में डिस्क्रिमिनेशन लाने की कोशिश नहीं करेगा। वो ट्राई करेंगे कि जितना हो सके उतना डिस्क्रिमिनेशन कम हो, इक्वालिटी दी जाए। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो रहा है सोसाइटी के अंदर। पहले की अगर मैं बात करूँ, सो वुमेन्स, गर्ल्स वर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द होम, घर के बाहर नहीं निकलने देते थे, पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन आज की बात करें तो ऐसा नहीं है। सी, कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल भी मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से ही कर सकता हूँ। कैसे? हमें लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है, करेक्ट एज ऑफ मैरिज क्या है, आपके कितने बच्चे होने चाहिए, आपको कितना गैप रखना है। ये सारी चीज़ें जो है वो एक इंसान को एजुकेशन के थ्रू ही पता चलेगी और इसी के साथ साथ आप लोग एक कंट्री की पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हो। इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लेवल ऑफ एजुकेशन। सीधी बात है, आपका हेल्थ अच्छी रहती है, आपके पास एजुकेशन अच्छा है, आपकी स्किल अच्छी है तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो अच्छी सैलरी होगी, अच्छी सैलरी होगी तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मेनली आपको इन डेप्थ अगर कोई पॉइंट पढ़ना है तो वो एक ही पॉइंट है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बी से ब्रेन ड्रेन करके एक पॉइंट आएगा, बाकी के आपको सिर्फ हेड पॉइंट्स याद करने हैं, बाकी इसके अंदर का कंटेंट आपके पोर्शन में नहीं है। हेड पॉइंट्स भी मैं इसीलिए याद करवाने को बोल रहा हूँ क्योंकि बाय चांस अगर कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसके ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे। तो इसको याद रखने की है स्लिप बिस। एस से है सीरियस इनएफिशिएंसीज, एल से लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, आई से है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, फिर पी से है हायर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
बी से आता है ब्रेन ड्रेन, इसको मैं लास्ट में समझाता हूँ इन डिटेल में। आई से इनएफिशिएंट ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर, और एस से सेवरल इम्बैलेंसेस। अब ब्रेन ड्रेन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझो। अगर कोई इंसान बचपन से लेके कॉलेज तक इंडिया में पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद वो किसी और कंट्री में चला जाता है जॉब करने के लिए, तो बचपन से लेके अभी तक उसने जितने भी रिसोर्सेज यूज़ किए वो कहाँ के रिसोर्सेज थे, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज थे। अब रिसोर्सेज यहाँ के यूज़ किए, वो किसी और कंट्री में चला गया जॉब करने के लिए, तो फ़ायदा किसको हो रहा है, उस पर्टिकुलर कंट्री को हो रहा है। दिस इज़ नोन एज ब्रेन ड्रेन, कि मैंने मेरा एक स्किल्ड लेबर खो दिया। वो यहाँ पे काम करता तो हमारी कंट्री के लिए बेनिफिशियल होता, हमें ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते, लेकिन अब वो कहीं और चला गया तो वहाँ पे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, हमें उससे कुछ फ़ायदा नहीं पड़ रहा। So people migrate from one place to another in search of better job opportunities and better salaries. It leads to loss of quality of people like doctors, engineers, etc. who have high caliber and are rare in a developing country. When highly educated personnel moves out of country to work elsewhere, the cost of such loss of quality human capital is very high. अब आ जाते हैं ह्यूमन कैपिटल वर्सेस ह्यूमन डेवलपमेंट के डिफरेंस पे। इसमें 3 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल कंसीडर्स एजुकेशन एंड हेल्थ एज अ मीन्स टू इंक्रीज लेबर प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल क्या बोलता है, ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से एक इंसान के एजुकेशन, उसके हेल्थ, यही एक जरिया होता है प्रोडक्शन बढ़ाने का। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या बोलता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल टू ह्यूमन वेलबींग। ये लोग कहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जो है वो एक इंसान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट्स वेल बींग। इन ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ इज कंसिडर्ड टू बी अनप्रोडक्टिव if it does not increase output of goods and services. Human development में it says investment in education and health is taken to be productive even if it does not lead to higher output. अब समझो, ह्यूमन कैपिटल के हिसाब से अगर मैं हेल्थ और एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो वो तभी फ़ायदेमंद माना जाएगा जब उसकी वजह से मुझे कुछ आउटपुट में फ़र्क पड़ता है, मेरा आउटपुट बढ़ता है। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट क्या कहता है कि एजुकेशन और हेल्थ के अंदर इन्वेस्टमेंट तब भी उतना ही फ़ायदेमंद होता है, भले ही उसकी वजह से मेरा आउटपुट बढ़े या ना बढ़े। लास्ट पॉइंट, ह्यूमन कैपिटल ट्रीट्स ह्यूमन बीइंग एज मीन्स टू दी एंड, एंड मीन्स यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन बीइंग्स को ऐसे ट्रीट करता है कि उनका एंड रिजल्ट बस यही होना चाहिए कि प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन हेल्थ एज एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू बी लिटरेट एंड लीड्स अ हेल्दी लाइफ। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या करता है, क्या बोलता है कि एक इंसान का वेलफेयर वो इंक्रीज होना चाहिए। और कैसे इंक्रीज करेंगे हम उसको, इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन और हेल्थ में। क्यों? क्योंकि हर एक इंसान को पढ़ा लिखा होने का राइट है और उसकी की वजह से वो एक हेल्दी लाइफ जी सकता है। अब आ जाते हैं नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरवेंशन, अपनी टांग लड़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। इसको याद रखने की है लाइफ। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स। अब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, समझो। बाय चांस आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, आप उसको हॉस्पिटल लेके गए, आप प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने मुंह एकदम ऐसे लंबा चौड़ा बिल बनाया, आप नहीं भर पाए, टाइम पे उसको फैसिलिटी मिली नहीं, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए थी वो मिला नहीं, पर भगवान की कृपा से वो मरा भी नहीं, पर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो उसको पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी। तो दिस इज़ नोन एज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। वैसे अगर मैं थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल लूँ तो आपको अगर सही एजुकेशन नहीं मिलेगी, सही स्कूल में आपका पढ़ाई नहीं हुआ है, सही कॉलेज नहीं मिली है, तो आपको उस टाइप की एजुकेशन भी नहीं मिलेगी, आपका उस टाइप का नॉलेज नहीं होगा। सो दिस क्रिएट्स अ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। वैसे ही इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बाय कंज्यूमर्स, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफ द services do not complete information about the quality of services and their
कॉस्ट। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमें किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आपको नॉलेज होगी तो आप उस चीज़ में कभी भी मैनिपुलेट नहीं होगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे हमारा फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, a large section of population lives below poverty line and are unable to afford basic education and healthcare facilities. Hence, it is responsibility of the government to provide free education and health services for deserving and socially opposed citizens. Exploitation by private providers. अगर यहाँ पे गवर्नमेंट नहीं होगी तो सारे के सारे प्राइवेट प्रोवाइडर्स क्या करेंगे, वो लोग अपनी मर्जी से जो चाहे वो फीस रखेंगे, जितना चाहे उतना पैसा लूटेंगे। और इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को आने की ज़रूरत है कि जो लोग वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए गवर्नमेंट बैठी है, गवर्नमेंट स्कूल्स बैठे, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। द प्रोवाइडर्स ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज में एक्वायर मोनोपोली पावर and may get involved in exploitation. The role of government is to ensure that the private providers of these services adhere to standards set by government and are charged correct prices for their services. अब आ जाते हैं एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की। इंडिया के एजुकेशन सेक्टर की क्या हालत थी। सबसे पहले ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर था एजुकेशन के सेक्टर में, उसके अंदर कुछ इंक्रीज हुआ था। सो परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो 1952 से 2014 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, पहले 7.92% था, वो बढ़ के 15.7% हो गया था। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी 0.64% से बढ़ के 4.13% हो गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है। सबसे पहला एलिमेंट्री एजुकेशन, टर्शरी एजुकेशन। अब इसके अंदर हमें ये कहा गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब कि जो प्राइमरी स्कूल्स होती है, प्राइमरी एंड मिडिल स्कूल एजुकेशन, रिसीव्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ टोटल एजुकेशन एक्सपेंडिचर। टर्शरी एजुकेशन मतलब कि जो कॉलेजेस है, पॉलीटेक्निक्स, यूनिवर्सिटीज़ होती है, उनको बहुत ही कम पोर्शन मिलता है जो एजुकेशन के ऊपर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसमें से। स्टेट लेवल डिफरेंसेस, पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस स्टेट, with Himachal Pradesh spending 34,651, Bihar spending 4,088 in 2014-15, leading to disparities in educational opportunities. अगर मैं हिमाचल प्रदेश में कर रहा हूँ तो 34,000 रखेंगे, लेकिन बिहार में सिर्फ 4,080 रुपये। तो आप देख रहे हो कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है एजुकेशन के ऊपर स्पेंडिंग में। अब इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए। स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर एजुकेशनल एक्सपेंडिचर। सबसे पहले तो तपस मजूमदार कमेटी बनाई गई थी। कब बनाई थी? 1999 में बनाई गई थी। और इट रिकमेंडेड एन एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1.37 लाख करोड़ ओवर 10 years to bring all children aged 16 to 14 years under school education. राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में लाया गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट एनेक्टेड इन 2009। कब आया था ये? 2009 में। इट मेड इट फ्री एंड कंपल्सरी फॉर एवरीवन, जो 6 साल से 14 साल के बीच के जितने भी बच्चे, इट मेड इट कंपल्सरी एंड फ्री फॉर एजुकेशन, कि भैया अगर आप लोग एजुकेशन नहीं कर सकते हो तो गवर्नमेंट की जवाबदारी होगी आपको एजुकेशन प्रोवाइड करने की। उसके बाद है एजुकेशन सेस, कि गवर्नमेंट लिवाइज अ 2% एजुकेशन सेस ऑन ऑल यूनियन टैक्सेस, द रेवेन्यू फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। हायर एजुकेशन प्रमोशन, हायर एजुकेशन, द गवर्नमेंट एलोकेट्स फंड फॉर प्रमोटिंग हायर एजुकेशन एंड प्रोवाइड्स लोन स्कीम्स for students pursuing higher education. यहाँ पे आ जाते हैं एजुकेशनल अचीवमेंट्स इन इंडिया, कि 1990, 2000, 2011 और 2017-18 में हमने इस 3 टाइप के अंदर
क्या क्या अचीवमेंट किए थे। सबसे पहले है एडल्ट लिटरेसी रेट। एडल्ट लिटरेसी रेट होता क्या है? एडल्ट लिटरेसी रेट का मतलब होता है कि हमारे पास टोटल एजेड पॉपुलेशन में से कितनी लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन है। दिस इज नोन एज एडल्ट लिटरेसी रेट। जो 1990 में 61.9 मेल्स थे, जो 2017-18 में 82% हो गए। फीमेल में 37.9 था, जो यहाँ पे 66% हो गया। प्राइमरी कंप्लीशन रेट। प्राइमरी कंप्लीशन रेट का मतलब क्या होता है? कितने लोग प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट कर पा रहे हैं। जो 78% था बढ़ के 93 हो गया, 61 से बढ़ के 96 हो गया। और यूथ लिटरेसी रेट की बात करूं तो जो लोग 15 से 24 या 25 साल की एज के हैं, उन लोगों में से कितने लोग पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, और किस चीज़ के बारे में पढ़ना लिखना है, खुद के बारे में, अपनी एवरीडे लाइफ के ऊपर क्या क्या लिख पा रहे हैं, दैट इज नोन एज लिटरेसी रेट इन यूथ्स। जो 76.6 था और बढ़ के 93 हो गया, और फीमेल्स में 54.2 से बढ़ के 90% हो गया था। उसके बाद एजुकेशन सेक्टर के अंदर हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते। सबसे पहला था लो रूरल एक्सेस, कि रूरल पॉपुलेशन हैव सिग्निफिकेंटली लोअर एक्सेस टू एजुकेशन कंपेयर टू अर्बन पॉपुलेशंस, हाईलाइटिंग द नीड टू ब्रिज दिस गैप। कि रूरल एरियाज में जो एजुकेशन का एक्सेस था वो बहुत ही कम था कंपेयर टू अर्बन एरियाज। क्यों? क्योंकि अर्बन एरियाज में फैसिलिटीज वर वेरी फार मोर गुड देन रूरल एरियाज। और अगर जेंडर बायस की बात करूं तो वो तो आप लोगों को पता ही है कि भाई फीमेल एनरोलमेंट रेट्स आर लोअर एंड ड्रॉप्ड आउट रेट्स आर हायर, एम्फसाइजिंग द नीड टू एड्रेस जेंडर डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन। डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करें so the focus on degree needs to shift towards job relevant skill training requiring investment in secondary school to equip them of technical and vocational education। ये आप लोग बहुत ही अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमें कॉलेज में क्या करना है, सब लोग एक ही कोर्स के पीछे क्यों भाग रहे हैं। एट द एंड सबको क्या चाहिए? डिग्री। क्यों? जॉब मिल जाएगी। कौन सी जॉब मिलेगी? कुछ आइडिया है नहीं। तो इसीलिए ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम लोग क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, वो तो हमें पता ही नहीं है, बस पढ़े ही जा रहे हैं। क्यों पढ़ रहे? क्योंकि आगे जाके मुझे इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मुझे कौन सी जॉब करनी है, मुझे क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए, किस टाइप की फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, उस टाइप के लिए क्या क्या कोर्सेज है, उसके ऊपर तो हमने कहीं पे बात ही नहीं की है पूरे हमारे एजुकेशन सिस्टम में। तो इसीलिए सेकेंडरी स्कूल्स टू इक्विप देम टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। इनएडिक्वेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और सीधी सी बात है भैया, खर्चा तो इनसे होता है नहीं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशनल फॉल शॉर्ट ऑफ डिजायर्ड लेवल रिकमेंडेड बाय कमीशंस, हाईलाइटिंग द नीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। अब कुछ ऐसी अथॉरिटीज है जो ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर आ जाते हैं एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है? एनसीईआरटी का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी का काम क्या है? इट डेवलप्स द करिकुलम। जितनी भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, जितना भी आपने स्कूलिंग किया है, उसका जो करिकुलम है, उसकी जो बुक्स है, वो कौन बनाता है? दैट इज मेड बाय एनसीईआरटी। यूजीसी क्या होता है? यूजीसी का फुल फॉर्म है आपका यहाँ पे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। इसका काम क्या है? इट सेट स्टैंडर्ड्स फॉर यूनिवर्सिटीज। और लास्ट में है AICTE। AICTE क्या है? इट रेगुलेट्स टेक्निकल एजुकेशन, और इसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये हो जाते हैं आपके 3, हाँ 1 2 3, ये हो जाते हैं आपके 3 रेगुलेटरी अथॉरिटीज जिनका अलग अलग रोल दिया हुआ है।
फिर अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक होता है एनएमसी, दैट इज़ नेशनल मेडिकल कमीशन, जो रेगुलेट करता है मेडिकल एजुकेशन और प्रोफेशन को। यहाँ तक कि आईसीएमआर जो प्रमोट और कोऑर्डिनेट करता है मेडिकल रिसर्चेज में। आईसीएमआर का फुल फॉर्म है आपका यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। तो इसी के साथ आपका यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पे इसको याद रखने की है, दैट इज़ डॉक्टर जी। डी से आपका डिग्री ओरिएंटेड एजुकेशन, आर से हो जाएगा आपका रूरल एक्सेस, जी से आपका हो जाएगा जेंडर बायस और आई से हो जाएगा इनएडिक्वेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।